Hello everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the last part of class 6th NCERT Geography. तो आज के पार्ट में हम इसका चैप्टर 8th कवर करेंगे जो कि इंडिया की क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। ओके, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेदर के बारे में। तो वेदर क्या होता है? देखो, दो टर्म्स होती हैं हमारी, एक होता है वेदर और दूसरा होता है हमारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम वेदर के बारे में देख लेते हैं। तो वेदर क्या होता है? इट इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर। जो हर दिन चेंज होता है हमारा एटमॉस्फेयर, उस चीज़ को हम बोलते हैं वेदर। जैसे कि किसी दिन बारिश हो गई, किसी दिन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, किसी दिन टेम्परेचर कम हो गया, किसी दिन धूप बहुत तेज़ निकल गई, तो वो उस पर्टिकुलर दिन का वेदर हो गया। अब आप लोगों ने ये भी महसूस किया, जैसे अगर बहुत दिनों तक गर्मी पड़ती रहे तो आप लोगों का कुछ ठंडा खाने पीने का मन करता है। बहुत दिनों तक अगर ठंड पड़ती रहे तो आप लोग गर्म खाना खाते हो या फिर वार्म क्लोथिंग पहनते हो, इस तरीके से। अब जो हमारे सीजन्स हैं उन्हें 4 मेजर सीजन्स में कैटेगराइज किया गया है जो इंडिया में होते हैं। पहला है हमारा कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर्स भी बोलते हैं। ये दिसंबर से फरवरी तक चलता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हॉट वेदर सीजन जो कि है समर, जो कि मार्च से मई तक कंटिन्यू करता है। उसके बाद आता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, बारिश का मौसम बोलते हैं। वो होता है जून से लेके सितंबर तक। और फिर आता है हमारा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम ऑटम यानी कि हिंदी में जैसे पतझड़ बोलते हैं, वो चीज़। तो वो रहती है हमारी अक्टूबर और नवंबर में। सो देयर आर 4 मेजर सीजन विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। Now we will learn about each of them separately. So first season is cold weather season या winter जिसको हम बोलते हैं. So during this season the sun rays do not fall directly in the region. तो रीजन में डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं, इसीलिए ये विंटर का सीजन रहता है। स्लांट रेज आती हैं हमारे सन की, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो नदर्न इंडिया में काफ़ी कम रहता है इस टाइम। क्लियर? नेक्स्ट सीजन इज हॉट वेदर सीजन और समर। So during this season the sun rays more or less directly fall on this region. तो नदर्न इंडिया जो है उस रीजन में डायरेक्टली फॉल करती हैं हमारी सन रेज, इसीलिए जो टेम्परेचर्स होते हैं दे बिकम वेरी हाई एंड हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। दिन के समय पे, दोपहर के टाइम पे लू चलती है जो कि बहुत ही गर्म और सूखी हवाएं होती हैं। ओके, देन नेक्स्ट सीजन इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन या रेनी सीजन जिसको हम बोलते हैं। सो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो इस टाइम पे हमारा मानसून आता भी है और बढ़ता भी है। जो विंड्स हैं दे ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स दी लैंड। तो ये हमारा मेन लैंड है, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, यहाँ है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों तरफ से हमारी हवाएं जो हैं वो बढ़ के और लैंड की तरफ जाती हैं। एंड दीज विंड्स कैरी मॉइस्चर विद देम, इनमें मॉइस्चर भी होता है। सो व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। तो इनमें मॉइस्चर होता है और जब ये हमारे माउंटेन बैरियर्स से टकराती हैं तब हमारी बारिश जो है वो हो जाती है। ओके, लास्ट सीजन इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मीन्स विड्रॉइंग। जब मानसून जा रहा होता है तो उस समय भी कुछ रेनी सीजन जो है वो पड़ता है, उसको ऑटम भी बोलते हैं हम, और उस समय कई जगह पे थोड़ी बहुत बारिश भी होती है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस सीजन? विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। सो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीजन था उसमें बे ऑफ बंगाल से विंड मेनलैंड की तरफ जा रही थी, लेकिन जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसमें मेनलैंड से जो हवा है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस जाने लगती है। तो ये हमारा रिट्रीटिंग मानसून का सीजन रहता है। अब जो सदर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, दे रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिट्रीटिंग मानसून में भी कुछ जगह पे बारिश होती है, तो वो है हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन। क्लियर है? तो ये तो हो गए हमारे सीजन्स। अब बात आती है हमारे क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट क्या होता है? ये एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है जो कि बहुत सालों से मेजर की जाती है। जैसे सपोज करो इंडिया का क्लाइमेट नॉर्मल है, या अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो जो यूएसए है उसका क्लाइमेट ठंडा है। तो इस तरीके से तो डे टू डे जो होता है उसको हम वेदर बोलते हैं, और बहुत सारे सालों की वेदर कंडीशंस को मिला के जब हम एक एवरेज निकालते हैं तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप।
तो जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको हम ब्रॉड तरीके से अगर डिस्क्राइब करें तो मॉनसून टाइप बोल सकते हैं हम उसको। अब मॉनसून जो है वर्ड वो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन्स। अब इंडिया की जो लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन में उसकी वजह से जो ज़्यादातर बारिश आती है यहाँ पे वो मॉनसून विंड्स की वजह से ही आती है। Now, agriculture in India is dependent on rains and good monsoon means adequate rain and a bountiful crop. अब जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो बारिश पे ही डिपेंडेंट है, इरिगेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, बारिश पे डिपेंडेंट है। अगर बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। क्लियर। अब जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट कौन करता है? एक जगह के क्लाइमेट को उसकी लोकेशन, उसका ऑल्टीट्यूड, उसका सी से डिस्टेंस और उसका जो रिलीफ है यानी कि वहां पे क्या क्या लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है वो चीज अफेक्ट करती। इसीलिए रीजनल डिफरेंसेस मिलते हैं हमें क्लाइमेट के इंडिया में। जैसे जैसलमेर और बीकानेर जो है वो राजस्थान के डेजर्ट में है तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, जबकि जो द्रास और कारगिल है जम्मू एंड कश्मीर के वहां पे बर्फ वाली फ्रीजिंग कोल्ड पड़ती है, एकदम ठंड पड़ती है। इसी तरीके से कोस्टल प्लेसेस हैं हमारी, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है यानी कि ज़्यादा ना ठंडा है वो एरिया और ना बहुत ज़्यादा गर्म है। अब कोस्ट पे है तो इसलिए वो प्लेसेस जो हैं वो हमेशा ह्यूमिड रहती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से मौसिन राम करके एक जगह है मेघालय में जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और इसी तरीके से अगर हम राजस्थान में देखें तो जैसलमेर ऐसा एरिया है जहाँ पे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर साल में बारिश हो ही नहीं या बहुत कम हो। क्लियर है। तो इस तरीके से क्लाइमेट जो है वो उसके रीजनल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन पे। अब अगर हम हमारे आसपास देखें तो हमें अलग अलग तरह की प्लांट लाइफ देखने को मिलती है। कुछ छोटे पेड़ मिल सकते हैं हमें जिनको हम बुशेस बोल सकते हैं या श्रब्स बोल सकते हैं, जैसे कैक्टस हो गया या फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। इसके अलावा हमें लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलते हैं जिनमें कईयों में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, जैसे नीम हो गया, मैंगो हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम लीव्स होती हैं, जैसे पाम ट्री हो गया, या फिर अगर हम कोकोनट का पेड़ देखें तो वो बहुत लंबा होता है लेकिन उसमें जो लीव्स और ब्रांचेस हैं वो सिर्फ उसके टॉप पार्ट पे ही देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं हमारे। तो डिफरेंट टाइप जो है नेचुरल वेजिटेशन की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, जिसमें जो रेनफॉल का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ ड्यू टू वेरी क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब क्योंकि इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं अलग अलग जगह पे, इसलिए नेचुरल वेजिटेशन भी इंडिया में अलग अलग टाइप की है। जो वेजिटेशन है इंडिया की, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड ट्रॉपिकल deciduous forest, third thorny bushes, fourth mountain vegetation, and fifth mangrove forest. Now we will learn about each of them one by one. So first one is tropical rainforest or tropical evergreen forest. So these forests they occur in areas which receive heavy rainfall. तो जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। एंड दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच दी ग्राउंड। इतने ज़्यादा डेंस होते हैं वो कि सनलाइट जो है वो नीचे ग्राउंड तक तो आ ही नहीं पाती है, क्योंकि उनकी जो कैनोपी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि सनलाइट बस उनके ऊपर के पार्ट पे ही रुक जाती है। नाउ मेनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट which shed their leaves at different times of the year. Therefore, they always appear green and are called evergreen forest. अब बहुत सारी स्पीशीज होती हैं ट्रीज की इन फॉरेस्ट में और वो सब अलग अलग टाइम पे अपनी लीव्स शेड करती हैं, इसलिए ये फॉरेस्ट जो है हमेशा हमें ग्रीन दिखाई देता है और इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे सपोज करो इस एरिया में ए स्पीशीज है, इस एरिया में बी है, इस एरिया में सी है। तो जैसे अभी जनवरी चल रहा है मान लो, तो ए स्पीशीज ऐसी है जो कि जनवरी में अपनी लीव्स शेड करती है, तो इसने शेड कर दी लेकिन बी और सी अभी भी हरे भरे हैं। फिर मार्च आया तो बी ने अपनी शेड कर दी लीव्स लेकिन ए और सी हरे भरे हैं। फिर अप्रैल आया तो सी ने शेड कर दी लेकिन ए और बी जो हैं वो हरे भरे हैं। तो एक पार्ट के या एक स्पीशीज की शेड हो गई लीव्स लेकिन बाकी स्पीशीज ग्रीन है, इसलिए वो हमेशा हमें ग्रीन ही दिखता है। अब जो इम्पोर्टेंट ट्रीज इस रीजन में मिलते हैं हमें वो 3 हैं। पहला है महोगनी, दूसरा है इबोनी और तीसरा है रोजवुड। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, part of northeastern states and a narrow strip of western slope of western Ghats are home to these forests.
तो ये फॉरेस्ट हमें मिलते कहाँ पे हैं? सबसे पहले तो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड में इस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ पे भी हमें इस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। और जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं उनका जो वेस्टर्न स्लोप है वहाँ पे भी इस तरीके के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये फॉरेस्ट होते कैसे हैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो कितने घने हैं, इतने ज़्यादा घने हैं कि सनलाइट नीचे पहुँचे ही नहीं। इनमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ये ग्राउंड लेयर होती है जहाँ तक हमारी सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती। फिर श्रब लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे। फिर अंडर स्टोरी लेयर होती है। फिर कैनोपी लेयर होती है। कैनोपी लेयर क्या होती है? जो कि पूरी तरीके से कवर कर लेती है, कैनोपी बना लेती है। और ये होती है हमारी इमर्जेंट लेयर जो कि कैनोपी लेयर से भी ऊपर चली जाती है। ओके, देन आता है हमारा नेक्स्ट टाइप जो कि है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो बहुत सारा हमारा ऐसा पार्ट है जिसमें हमें इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। इन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दे आर लेस डेंस व्हेन वी कंपेयर देम टू द रेन फॉरेस्ट एंड दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। सो एक पर्टिकुलर टाइम पे साल के ये सारे जो प्लांट्स हैं वो अपनी लीव्स शेड कर देते हैं, इसलिए ये एवरग्रीन नहीं दिखाई देते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। सो ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं एंड दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट दे आर फाउंड इन एमपी दैट इज मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड ऑल्सो इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। सो यहाँ पे ये फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एवरग्रीन नहीं दिख रहा है? इसने भी अपनी लीव शेड कर दी, इसने भी कर दी, इन्होंने भी कर दी, इन्होंने भी कर दी। तो सब तरफ एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये सब अपनी लीव्स जो है वो शेड कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे जो कि है थॉर्नी बुशेस। सो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। तो जो एकदम सूखे एरियाज है, मतलब डेजर्ट वाले एरियाज, वहाँ पे हमें इस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। इनकी जो लीव्स होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। तो जो लीव्स हैं वो कांटों की फॉर्म ले लेती हैं जिससे वाटर का लॉस कम हो सके, क्योंकि ऑलरेडी वाटर की कमी है उसी एरिया में ये पनप रहे हैं, तो वाटर और भी ज़्यादा कम लॉस हो, इसीलिए वो अपने आप को स्पाइंस में रिड्यूस कर लेती हैं। तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और वाटर लॉस जो है वो भी कम हो जाता है। Now, the type of trees which are found in this vegetation is cactus, khair, babool and keker. And they are found in the states of Rajasthan, Punjab, Haryana and eastern slope of Western Ghats as well as Gujarat. तो वेस्टर्न घाट्स में देखो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसके वेस्टर्न स्लोप पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, जबकि इसके ईस्टर्न स्लोप पे हमें थॉर्नी बुशेस मिल रही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेशन आती है वो है माउंटेन वेजिटेशन। सो वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द हाइट। सो हाइट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की स्पीशीज मिलती है हमें माउंटेन्स पे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। सो एट अ हाइट ऑफ अबाउट 1500 meters and 2500 meters most of the trees are conical in shape। तो अगर हम 1500 से 2500 की मीटर की हाइट के बीच में देखेंगे तो हमारे ज़्यादातर पेड़ जो हैं वो कॉनिकल शेप में हमें मिलते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री होता है आपका उसी तरीके से। एंड दीज ट्रीज आर नोन एज कॉनिफेरस ट्रीज। एग्जाम्पल्स हैं चिर, पाइन और देवदार। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ आप लोगों को, देवदार को देवदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना ऊंचा होता है पेड़ कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के द्वार पे, यानी कि भगवान के गेट तक जा रहा है, यानी कि देवों के द्वार तक, इसलिए हम इसको देवदार बोलते हैं। लेट मी शो यू पिक्चर ऑफ दीज ट्रीज। सो दीज आर दी कॉनिफेरस ट्रीज। देखो कौन शेप के हैं। अब इनको कॉनिफेरस होने का एक और रीजन है, क्या? क्योंकि हमें बहुत ऊंचाई पे मिलते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जैसे ही इन पेड़ों पे बर्फ पड़ती है वो फिसल के नीचे गिर जाती है, इनके ऊपर नहीं टिक सकती है, इसीलिए इनकी जो शेप है वो कोन की तरह होती है। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट टाइप पे वेजिटेशन के, जो कि है मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो दीज फॉरेस्ट दे कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर। तो जो खारा पानी होता है वहां पे ये फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाते हैं। They are found mainly in Sundarbans in West Bengal and in Andaman and Nicobar Island। तो सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन एरिया जो है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे हमें ये मिलते हैं। दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी ये मिलते हैं।
सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में दो तरीके की वेजिटेशन हमने देख ली, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नाउ सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड. तो सुंदरी एक बहुत ही वेल नोन स्पीशीज है ट्रीज की जो मैंग्रोव में मिलती है और उसी के पीछे इस एरिया का नाम जो है वो सुंदरबंस दिया गया है. ओके, तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अब ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये जरूरी क्यों है उसके बारे में भी देख लेते हैं. Now forests, they are very useful for us as they perform various functions like they release oxygen that we can breathe and absorb carbon dioxide. तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और सबसे मेन फंक्शन ये है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं. तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रीथ करने के काम में आ जाती है. Now the roots of the plants bind the soil, thus they control soil erosion. इसके अलावा जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो सॉइल को बांध के रखती हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स इन सब की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है. फिर फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी, गम एटसेट्रा. इसके अलावा जो फर्नीचर के लिए हमें टिम्बर चाहिए होता है वो भी हम फॉरेस्ट से लाते हैं. फिर आग जलाने के लिए, बॉनफायर के लिए फ्यूल वुड जो चाहिए होता है वो भी फॉरेस्ट से आता है. जानवरों के लिए जो चारा है फॉडर वो भी फॉरेस्ट से आता है. इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स होते हैं हमारे जिससे कई औषधियाँ बनती हैं. फिर लाख जिसकी चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, लाख मेटल, वो भी हमें वहीं से मिलता है. शहद हो गया, गम हो गया, ये सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. नाउ फॉरेस्ट आर ऑल्सो द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो हमारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए नेचुरल हैबिटेट का भी काम करते हैं ये. Now natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. अब हमें पता है कि हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और हो रही है लगातार. तो हमें एक काम करना चाहिए कि अगर हम एक जगह पे ट्रीज काट रहे हैं तो जो दूसरी जगह है वहाँ पे हमें उतने ही ट्रीज उगा देने चाहिए जिससे एक बैलेंस जो है वो बना रहे. हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी हैं इसको लेके, जैसे वन महोत्सव वगैरह. इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके हमारी अर्थ को और भी ज़्यादा ग्रीन बना सकते हैं. तो मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा रही हूँ. ये सब चीज़ें हमें जो है फॉरेस्ट से मिलती हैं. मेडिसिन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हनी हो गया, ये हमारी कुछ स्पाइसेस हो गई, वुड हो गई, ये हमारी कोई मेडिसिन हो गई, ये हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गई. तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ से मिलती. ओके, तो ये हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन कंप्लीट. अब आते हैं हमारे आज के लास्ट पार्ट पे जो कि है वाइल्ड लाइफ के बारे में. सो फॉरेस्ट हमने देख लिया, दे आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट. तो अब हज़ारों स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की और बहुत सारी वैरायटी है हमारे रेप्टाइल्स की, इंसेक्ट्स की, वर्म्स की, बर्ड्स की, मैमल्स की जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं. इनमें से जो टाइगर है हमारा वो नेशनल एनिमल है इंडिया का एंड इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ होम ऑफ एशियाटिक लायंस. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है. गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें एशियाटिक लायंस मिलते हैं. इसके अलावा एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसेरस दे रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम. असम के फॉरेस्ट में आपको एलिफेंट्स और वन हॉर्न्ड राइनोसेरस मिल जाएंगे. एलिफेंट्स जो हैं वो हमें केरला और कर्नाटका में भी मिलते हैं. इसके अलावा जो कैमल्स हैं वो आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिल जाएंगे यानी कि राजस्थान वाले एरिया में. और जो वाइल्ड एसेस हैं वो रन ऑफ कच्छ में मिल जाएंगे. फिर जो वाइल्ड गोट्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, बियर्स हैं, दे आर फाउंड इन दी हिमालयन region. Then, besides these, many other animals are found in our country like monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीता. ये सब वैरायटी भी है वाइल्ड लाइफ की इंडिया में. तो ये बात तो हो गई हमारे एनिमल्स की. बट बर्ड्स की, सो इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ ऑल्सो. द पिकॉक इज आर नेशनल बर्ड एंड अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स. ये सब वैरायटी भी हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलती है. Now there are also several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. बहुत सारी bird sanctuaries create की गई हैं हमारी कंट्री में जिससे birds को उनकी natural habitat जो है वो दी जा सके. And they provide the birds protection from
हंटर्स, और हंटर्स जो है वो बर्ड्स को हंट ना कर सकें, इस वजह से भी ये बर्ड सेंचुरीज क्रिएट की गई हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल सके. नाउ यू हैव टू टेल मी वन थिंग इन द कमेंट सेक्शन दैट हु इज द एक्वेटिक नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. सो नेशनल एनिमल तो टाइगर है और नेशनल बर्ड पिकॉक है, लेकिन एक्वेटिक नेशनल एनिमल या मैमल इंडिया का कौन है वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. इसके अलावा बहुत सारी हमारी स्नेक्स की स्पीशीज भी मिलती हैं इंडिया में, यानी कि सांपों की. कोबराज और क्रेट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनमें से. लेकिन हो क्या रहा है, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली. अब फॉरेस्ट जो है वो बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं और बड़े लेवल पे हंटिंग भी हो रही है. इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज हैं वो बहुत तेजी से कम होती जा रही हैं. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप. तो इन स्पीशीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने बहुत सारे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो बना दिए हैं. Also, the government has started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट चला रही है जिससे इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके. हम भी वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें एनिमल के बॉडी पार्ट से बन रही हैं, लेदर वगैरह जो होती हैं, जो प्योर लेदर होता है उसको हम यूज़ करने से मना कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो बच जाएगी, क्योंकि जो प्योर लेदर बनता है उसे बनाने का तरीका बहुत ही गलत होता है. जो हमारे जिंदा एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन जो है वो खींच ली जाती है जिंदा की, जब भी तो वो प्योर लेदर होता है वो इतना सॉफ्ट होता है. अगर मरे हुए की खींचेंगे तो वो इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा. तो ये बहुत ही गलत चीज़ है जो कि की जाती है. तो अगर हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लेने से मना कर दें, बाय आउट करने से मना कर दें, तो हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो बच जाएगी. और हर साल वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम की जो हैबिटेट है उसको कंजर्व करने के लिए जो अवेयरनेस फैलानी होती है वो तभी फैलाई जाती है. ओके, सो अब आते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जो कि एक छोटा सा क्विक फैक्ट है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में. So some birds such as pintail duck, curlews, flamingo, osprey and little stint migrate to our country in winter season every year. तो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो बाकी कंट्रीज से माइग्रेट करके हमारी कंट्री में आती हैं विंटर सीजन में. जो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है वो है लिटिल स्टिंट, जिसका वेट जो है वो 15 ग्राम तक का हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है. एंड दे माइग्रेट फ्रॉम आर्कटिक रीजन एंड ट्रेवल ओवर 8,000 किलोमीटर्स टू रीच इंडिया. तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनकी फ्लाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. आर्कटिक रीजन से फ्लाई करके 8,000 किलोमीटर तय करके इंडिया में आती. क्लियर है? सो ये था हमारा आज का चैप्टर और ये लास्ट चैप्टर था क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का. सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट है अगर आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.